तो बच्चों अगले क्रम में धातु एवं धातु कर्म का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी कि धातुओं के रासायनिक गुण। इसके पहले के वीडियो में हमने भली भांति ये सीखा था कि धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, और चूंकि धातुओं की संख्या कितनी है 92 से 95, 118 में से 92 से 95 आपके धातु हैं, तो इतनी सारी धातुओं को केवल भौतिक गुणों के आधार पर उनको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे आपका जो कार्बन का अपर रूप है, यानी प्रकृति में कार्बन दो रूपों में पाया जाता है, हीरा और ग्रेफाइट। यानी कि हीरा भी क्या है, एक प्रकार का कार्बन है, ग्रेफाइट भी एक प्रकार का क्या है, कार्बन है। और हीरा और ग्रेफाइट दोनों को ही किस में रखा गया है, अधातु में रखा गया है। लेकिन हीरा जो है, क्या देखिए हीरा से कोई चमकदार वस्तु कोई है तो नहीं है। और हमने ये पढ़ा है कि अधातुओं में कोई चमक नहीं होती, बल्कि धातुओं में चमक होती है, जिसे हम कहते हैं धात्विक चमक। तो अब जब बात फंसती है हीरे की, तो भाई हीरे में तो चमक पाई जाती है जबकि अधातु है। दूसरी चीज कि जो हीरा है वह क्या है, आपका उष्मा का सुचालक होता है। हीरा जो है यानी कि उसको अगर हम गर्म करें तो वह गर्म हो जाता है, यानी कि गर्म उष्मा का प्रवाह अपने अंदर से क्या करता है, कराता है। यानी कि उसमें उष्मा की चालकता भी पाई जाती है और चमक भी पाई जाती है। अब दूसरे तरफ हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट तो धूसर रंग का होता है, इसमें कोई चमक नहीं होती। जो पेंसिल, आप छोटे बच्चे जो पेंसिल उपयोग करते हैं, पेंसिल के अंदर जो काले कलर का होता है जिससे हम लिखते हैं, वह क्या है, ग्रेफाइट है। अब उसको अगर देखें तो वह विद्युत का क्या है, सुचालक है। यानी कि उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत का प्रवाह होता है, यानी कि विद्युत का सुचालक है। और हमने ये पढ़ा है कि अधातुएं विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, जबकि धातुएं विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, यानी विद्युत का चालन अपने अंदर से कराती हैं। तो यहां पे हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही देख रहे हैं कि धातुओं के कुछ गुण अपने अंदर लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी किसके श्रेणी में है, अधातुओं की श्रेणी में है। जो आपका आयोडीन है, आयोडीन की परत जो होती है वह चमकदार होती है, यानी कि उसमें भी चमक पाई जाती है, फिर भी आयोडीन क्या है, अधातु है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि कुछ न कुछ धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हुए भी क्या है, अधातु हैं। तो आखिर क्यों है ऐसा, क्यों उनको अधातुओं के अंतर्गत रखा गया है? क्योंकि भौतिक गुण ही आपका केवल नहीं मायने रखता, उसके कुछ अन्य गुण हैं, उनके कुछ अन्य प्रॉपर्टीज हैं, जिनके वजह से वे क्या हैं, अधातुओं की श्रेणी में हैं, अर्थात धातुओं की श्रेणी में नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में फाइनली हम यही सीखेंगे कि आखिर और कौन कौन से गुण हैं जिसके कारण धातुओं को हम क्या करते हैं, अधातुओं से या उपधातुओं से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्यारे बच्चों, जो मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें से आपके बुक में एक आपका दिया हुआ है क्रियाकलाप। आइए उस क्रियाकलाप को हम समझते हैं। उस क्रियाकलाप को मैं एक चार्ट के माध्यम से आपके समक्ष लाया हूं। आइए मैं इस चार्ट को सबसे पहले आपको समझाता हूं। देखिए यहां पे क्या है, CuSO4। Cu क्या है, एक धातु है। आगे चल करके आपको सारी बातें मैं लिंक करूंगा, फिलहाल मैं यहां पे जितना बताते जा रहा हूं उस चीज को आप सुनते जाइए। इन सारे जो ये Cu है, Zn है, Fe है, Na है, ये सब जितनी भी क्रियाशीलता वाले तत्व हैं, जितने भी क्रियाशीलता वाले तत्व हैं, उनको मैं एक सीक्वेंस से एक पैटर्न दूंगा आपको, जिससे आप भली भांति याद कर सकते हो और आपको बाहर से अलग से कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इसी कक्षा में याद हो जाएगा आपको, बशर्ते आप मेरी बातों को बस ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ बात कर रहे थे Cu यानी कि कापर है, इसके साथ SO4 यानी कि सल्फेट है। अब यह कापर में सल्फेट को जब मिलाया गया तो यह एक विलयन हो गया। अब इस कापर सल्फेट में हम Fe यानी कि लोहे को मिलाते हैं। एक हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन दूसरा हमारा है जिसमें हम जिंक को मिलाते हैं, और एक हमारा जिंक सल्फेट, Zn क्या है, जिंक है, तो जिंक सल्फेट का विलयन है जिसमें हम कॉपर को मिलाते हैं। दूसरा हमारा जिंक सल्फेट का विलयन है जिसमें हम मैग्नीशियम को मिलाते हैं। एक हमारा क्या है, फेरिक सल्फेट का विलयन है जिसमें हम जिंक को मिलाते हैं। और एक हमारा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड है जिसमें हम क्या मिलाते हैं, Zn यानी जिंक को मिलाते हैं। अब देखिए इनको मिलाने पर क्रिया क्या क्या होती है। हमने जब पहली बार में
कॉपर सल्फेट में फेरिक को मिलाया, लोहे को मिलाया, तो यहां से क्या हुआ कि ये जो लोहा है ना, कॉपर को हटा दिया। जैसे ही लोहा इसके विलयन में पहुंचा, कॉपर को लात मारा और कॉपर किनारे चला गया और SO4 के साथ कौन आ गया? लोहा आ गया। तो ये क्या हो गया? फेरिक सल्फेट हो गया। अब देखिए दूसरे क्रम में यहां पे देखिए आपका Cu यानी कॉपर सल्फेट का ही विलयन है। यहां पे हमने क्या किया, इसके विलयन में हमने जिंक को प्रवाहित किया, दानेदार जिंक जो होता है उस जिंक को हमने इसमें डाला। तो जिंक ने क्या किया कि फिर से गया कॉपर के पास और कॉपर को जिंक ने लात मारा। कॉपर क्या हो गया? साइड हो गया कि चलो भैया मैं तुमसे बलशाली नहीं हूं। देखिए होता क्या है कि जो ज्यादा बलशाली होता है ना, वह अपना राज्य स्थापित करने के लिए सोचता है। तो यहां भी क्या ऐसा ही कुछ कंडीशन है, कॉपर जिंक से कम शक्तिशाली है, यहां पे कॉपर फेरिक से कम शक्तिशाली है। तो फेरिक जब गया कॉपर को लात मारा, कॉपर किनारे हो गया और सल्फेट के साथ खुद जुड़ गया। उसी प्रकार से यहां जिंक गया जब इसके पास, कॉपर सल्फेट के विलयन के पास, तो कॉपर चूंकि जिंक से क्या होता है, कमजोर होता है, इसलिए जिंक ने लात मारा और कौन जुड़ गया? जिंक जुड़ गया। किसके साथ? सल्फेट के साथ। तो यह क्या हो गया? जिंक सल्फेट। अब देखिए आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, जिसमें से एक प्रश्न यह भी होगा कि सर हमको ये कैसे पता होगा कि फेरिक जो लोहा है वह कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली है? हमें ये कैसे पता होगा कि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली है? तो धैर्य रखिए, मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा और लास्ट में एक ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि कौन किससे ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन किसको लात मार सकता है। तो अब देखिए अगला हमारा है जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट के विलयन में हमने किसको डाला? कॉपर को। तो हमने जिंक सल्फेट में कॉपर को जब हमने डाला तो यहां पे देखिए जो जिंक है ना, कॉपर से क्या है? ज्यादा प्रभावशाली है। जिंक जो है कॉपर से ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि ठीक देखिए इसका जस्ट उल्टा क्रम यहां है। जो यहां से बना उसमें हमने कॉपर को प्रवाहित किया। यहां क्या था? कॉपर सल्फेट में हमने जिंक को प्रवाहित कर रहे थे और यहां जिंक सल्फेट में हम कॉपर को प्रवाहित कर रहे थे। तो यहां पे हमने बताया कि जो कॉपर है, कॉपर से ज्यादा शक्तिशाली है जिंक। तो अब ये जिंक जो है कॉपर से ज्यादा शक्तिशाली है, तो जब कॉपर इसके पास जाएगा तो यह तो उसको हटा नहीं पाएगा, उसको लात मार नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यह इतना प्रबल है कि यह यहां से हट नहीं सकता। तो इसको कॉपर को जाने और ना जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉपर क्या है? जिंक से आपके कमजोर है, तो चुपचाप एक जगह पे पड़ा रह जाएगा और जिंक सल्फेट को नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए यहां पर कोई प्रक्रिया इसमें नहीं होगी। कॉपर के साथ कॉपर को जब डालेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहां पे जिंक सल्फेट का विलयन यह भी है, लेकिन यहां पे कॉपर की जगह पे हमने क्या भेजा? किसको? मैग्नीशियम को। अब चूंकि मैग्नीशियम जो है जिंक से क्या होता है? शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है। तो मैग्नीशियम जैसे ही जाएगा जिंक को लात मार के किनारे कर देगा और SO4 को अपने पास रख लेगा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। उसी तरह से अगले क्रम में जब लोहा के पास जिंक जाएगा, लोहा के सल्फेट में जब जिंक जाएगा तो लोहा से जिंक जो है मजबूत होता है। लोहा से जिंक क्या होता है? मजबूत होता है। तो यह लोहा को क्या करेगा? लात मार करके किनारे कर देगा और क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट बना लेगा। लेकिन अगले क्रम में वही NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड के साथ जब जिंक जाएगा तो देखिए जिंक, सोडियम क्लोराइड यहां पे क्या है? सोडियम जो है जिंक से क्या होता है? ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो जिंक सोडियम का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जाएगा और चुपचाप क्या होगा? एक कोने में पड़ा रहेगा। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब आइए हम दो चीजों को यहां समझते हैं। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि अभिक्रियाशीलता क्या होती है, उसके बाद हम समझेंगे सक्रियता श्रेणी क्या होती है। देखिए इस चीज को जो हमने बताया, ये आपको एक आधार हमने बताया कि क्या है कि ये देखिए कॉपर भी धातु है, लोहा भी धातु है, कॉपर भी धातु है, जिंक भी धातु है, जिंक भी धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है, सोडियम भी धातु है। अब इनके साथ हो क्या रहा है कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कि किसी धातुओं को लात मार के क्या कर दे रही हैं? किनारे कर दे रही हैं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कि उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पा रहा है। तो आखिर इनके बीच में हो क्या रहा है? आखिर इनके बीच में क्या केमिस्ट्री है? इनके बीच का क्या इतिहास है? इस चीज को आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे अभिक्रियाशीलता।
क्रियाशीलता को। तो अगर हम क्रियाशीलता की बात करें तो अगर एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे अगर हम सोडियम ले लें और पोटेशियम ले लें, सोडियम पे भी प्लस चार्ज होता है और पोटेशियम पर भी एक प्लस चार्ज होता है। अब देखिए यहां पर प्लस चार्ज का मतलब आप क्या समझते हैं? प्लस चार्ज का मतलब केवल व केवल इतना है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाया है? धनायन बनाया है। और पोटेशियम भी क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, बाहरी कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाया है? धन आयन बनाया है। अब हमको यह पता लगाना है कि जो आपका सोडियम है, जो आपका सोडियम है वह ज्यादा ताकतवर है या फिर जो आपका पोटेशियम है वह ज्यादा ताकतवर है। इसी चीज को हमें पता करना है। तो इस चीज को हम कैसे पता करेंगे? ये जो यहां से आपका कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व है वह इलेक्ट्रॉनों का दान, इलेक्ट्रॉनों का त्याग ऐसे ही नहीं कर देता। देखिए आगे जब आप जाएंगे तो इसके पीछे का इतिहास आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट कक्षा में जब आप 11वीं में जाएंगे तो इसको आप विस्तार से पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा शार्ट में बता देता हूं। Na का जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है? 11 होता है। और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 19 होता है। अगर इनके हम कक्षकों की बात करें तो जो Na की कक्षा होगी, Na की कक्षा इस प्रकार से होगी जिसमें क्या होगा? यहां पे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 4 5 6 7 8। और इसमें कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 19 इलेक्ट्रॉन हैं। पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 19। क्योंकि पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है? 19। तो पहले कक्षा में 1 और 2, दूसरे कक्षा में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। और तीसरे कक्षा में कितने हो जाएंगे? फिर से 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और चौथे कक्षा में कितने हो जाएंगे? कि 8 और 8 16 17 और 18। और लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके भी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 8 और 2 10 और 1 कितना? 11। अब दोनों के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर यहां पे थोड़ा सा देखें तो इसके पास कितनी कक्षाएं हैं? 1 2 3 4। इसके पास कितनी कक्षाएं हैं? 1 2 3। इसके पास 3 कक्षाएं हैं। तो यहां पे देखिए होगा क्या? ये आपका नाभिक है, यहां से यहां तक की दूरी जो है 3 कक्षाओं की है, इसलिए थोड़ी सी कम है। और यहां से यहां तक की दूरी, चूंकि इसके अंदर 4 कक्षाएं हैं, इसलिए इसकी दूरी क्या है? ज्यादा है। हमने आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है वह किसके कारण लगाता है? नाभिक में उपस्थित एक बल होता है जिसे हम कहते हैं नाभिकीय बल, जो कि किसके पास होता है? प्रोटॉनों के पास होता है। तो इस बल के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उसके चारों ओर गति करता है। तो चूंकि यहां से देखिए जितना ज्यादा दूर होगा, अगर आप किसी को एकदम पास से पकड़ रहे हैं तो ज्यादा ताकत से पकड़ेंगे, और किसी को अगर बहुत दूर से पकड़ रहे हैं, दूर से ऐसे हाथ से पकड़ रहे हैं, तो आपके पास उतना ताकत नहीं लगेगा। तो अगर इस पर उतना ज्यादा ताकत नहीं लगा पाएगा क्योंकि यह क्या है? दूर है। तो चूंकि यह इस पर इतना ताकत नहीं लगा पाएगा, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन को जल्दी से त्याग कर देगा। यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? जल्दी से त्याग कर देगा। किसी को आप इतनी दूर से पकड़े हैं तो वह आपको क्या कर देगा? जल्दी से छुड़ा देगा। या कोई प्रतिक्रिया होगी, जैसे वह खींचेगा तो आपके हाथ से जल्दी से छूट जाएगा। लेकिन अगर कोई कस के अगर जकड़ के पकड़ा है तो कोई खींचेगा तो उसको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, यानी वह जल्दी से उसको छोड़ना मुश्किल है। तो यहां पे इसकी दूरी कम है, यानी कि यह एकदम नजदीक से पकड़ा है तो इसका पकड़ ज्यादा मजबूत है, और यह थोड़ा सा दूर से पकड़ा है इसलिए इसका पकड़ क्या है? कम मजबूत है। तो यह इलेक्ट्रॉन का दान जल्दी से कर देगा और यह इलेक्ट्रॉन का दान लेट से करेगा। अब जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा उसे हम कहेंगे कि उसकी अभिक्रियाशीलता क्या है? ज्यादा है। जैसे अगर आप अपने कक्षा की बात करें तो कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको टीचर जब पढ़ाता है तो एक बार के बाद दोबारा उसको समझाने की जरूरत नहीं होती। टीचर की बताई गई बातों को एकदम जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, जल्दी से उसको समझ जाता है। और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप 4 बार 5 बार 6 बार समझाइए तब जा करके वह बात समझ में आती है। तो जो कहा जाता है कि जो जल्दी समझ जाता है ना, वह बच्चा क्या होता है? ज़्यादा तेज होता है, उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, वह ज़्यादा सक्रिय होता है। और जो बच्चा जल्दी नहीं समझ पाता है वह कमज़ोर
छात्र होता है उसकी क्रियाशीलता कम होती है, ठीक उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनों का दान जल्दी से कर देगा उसकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो इलेक्ट्रॉन का दान जल्दी से नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी से नहीं छोड़ेगा, वो उसकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी। उसकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी। आइए अभिक्रियाशीलता की परिभाषा पढ़िए कि प्रायः धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन जो बनाते हैं वे धातु कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन धातुओं में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी धातुएं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग अपेक्षाकृत जल्दी कर देती हैं वे क्या कहलाती हैं, अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। जो वस्तुएं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का दान जल्दी से कर देते हैं अपेक्षाकृत, जैसे पोटेशियम जो है सोडियम की अपेक्षा जल्दी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा है, निकाल दे रहा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहा है। तो जो पोटेशियम की अभिक्रियाशीलता होगी वह क्या होगी, अधिक होगी, किससे, सोडियम से। तो बच्चों इस तरह से हम अभिक्रियाशीलता को समझ सकते हैं कि प्रत्येक धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण पाया जाता है और जो धातु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, जितनी सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, वह अपेक्षाकृत ज़्यादा क्या होती है, अभिक्रियाशीलता उसके अंदर पाई जाती है। अब देखिए अगले क्रम में है हमारा सक्रियता श्रेणी। अब देखिए जो यहाँ पर हमने जो खेल खेला ना वह पूरा किस पर निर्भर है, आपके सक्रियता श्रेणी पर और अभिक्रियाशीलता पर। तो सक्रियता श्रेणी क्या है कि धातुओं को उनके अभिक्रियाशीलता के बढ़ते या घटते क्रम, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की पर जो श्रेणी प्राप्त होती है। जैसे जो हमारी धातुएं हैं ना उनको हम एक ऐसे क्रम में रखें, एक ऐसे क्रम में रखें कि वह क्या हो, या तो बढ़ते हुए क्रम में हो, किसके, अभिक्रियाशीलता यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अगर उनको व्यवस्थित कर दिया जाए तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक सीरीज प्राप्त होती है जिसे हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं कि जब हम क्या करते हैं, धातुओं को उनके अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। तो इस प्रकार के व्यवस्था करने पर जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे लॉजिक वही है कि जो ज़्यादा सक्रिय है वह ज़्यादा शक्तिशाली है। जैसे यहाँ पे अगर हम पोटेशियम सल्फेट के विलयन में अगर सोडियम को प्रवाहित करें तो सोडियम पोटेशियम को लात नहीं मार पाएगा, क्योंकि सोडियम क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली है, वह ज़्यादा अभिक्रियाशील है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का दान सोडियम की अपेक्षा जल्दी से कर देता है, इसलिए सोडियम पोटेशियम को नहीं विस्थापित कर पाएगा। लेकिन अगर सोडियम के विलयन में हम पोटेशियम को ले जाएं, यानी कि जो यहाँ पे NaCl था उसके जगह पे अगर हम Zn के जगह पर अगर K को ले जाते तो K यहाँ पे क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। K इसको Na को क्या कर देता, लात मार के किनारे कर देता और क्या बना लेता, KCl पोटेशियम क्लोराइड बना लेता। तो इस तरह से इनको हम समझ सकते हैं। अब आइए हम जो इस सीरीज की बात कर रहे हैं, इस श्रेणी की जो बात कर रहे हैं, जो सक्रियता श्रेणी की बात कर रहे हैं, उस सक्रियता श्रेणी को एक ट्रिक की सहायता से कि उस सक्रियता श्रेणी को हम कैसे याद करें, उस सक्रियता की श्रेणी के ट्रिक को आइए हम आपको समझाते हैं और आपको याद करवाते हैं। तो प्यारे बच्चों अगले क्रम में आइए हम आपकी सक्रियता श्रेणी जो आपके बुक में दी हुई है उस सक्रियता श्रेणी को एक हमने छोटा सा ट्रिक आपके लिए बनाया है। उस ट्रिक के सहायता से कहानी में, खेल में ही हम आपको सक्रियता श्रेणी याद करा देंगे। तो आइए हम देखते हैं सक्रियता श्रेणी। तो देखिए हमको यहाँ पर 3 नाम याद रखना है, हमको यहाँ पर 3 नाम याद रखना है जिसका नाम हमें लेना है। आइए देखते हैं कि वे 3 नाम कौन कौन से हैं। सबसे पहले ले के नाम, यानी कि नाम लेना है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ले के नाम। ले के नाम तो किसका किसका नाम लेना है, हमें 3 नाम हमें याद रखना है, काशी, मंगल, आलू। लेके नाम यानी काशी, मंगल, आलू, 3 नाम को हमें याद रखना है। ले के नाम, काशी, मंगल, आलू। अब ले फार हो जाएगा आपका लिथियम, ले फार क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, और के फार आपका हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा,
और नाम, नाम फॉर Na, नाम का क्या होता है अक्षर Na किसको कहते हैं हम सोडियम को। और अगला हमारा है कासी, कासी किसको हम कहेंगे पोटेशियम को, तो ये आपका हो जाएगा पोटेशियम। कासी फॉर के, मंगल, मंगल आया यानी कि इसमें आ जाएगा Mg आ जाएगा यानी कि मैग्नीशियम। आलू, आलू का मतलब हो जाएगा Al यानी कि अल्युमिनियम। देखिए हमने जो ट्रिक बनाया है उसमें से 3 नाम आपको याद रखना है। कौन कौन सा? लेके नाम, यानी इनका नाम लेना है आपको, किसका किसका? कासी, मंगल, आलू। यानी कि ले फॉर लिथियम, के फॉर कैल्शियम, नाम में आपका हो जाएगा, नाम फॉर हो जाएगा Na यानी सोडियम, कासी यानी कि के, कासी का एक पहला लेटर होता है के, तो कासी से हम के को याद करेंगे यानी पोटेशियम को याद करेंगे, मंगल से हम Mg को याद करेंगे यानी मैग्नीशियम को याद करेंगे, आलू से हम किसको याद करेंगे? एल्यूमिनियम को याद करेंगे, एल्युमिनियम को याद करेंगे, आलू फॉर। अब देखिए अगले क्रम में हमने 3 नाम याद कर लिया। अब हमको क्या करना है? हमने हमारे याद करने का काम खत्म हो गया, हमारा होमवर्क क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है? खेल खेलना है। यानी कि हमें क्या करना है? खेल खेलना है। और आजकल के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में क्या खेलते हैं? पबजी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? पबजी। तो अगले क्रम में हम क्या करेंगे? जमकर हमारा याद करने वाला काम कंप्लीट हो गया। 3 नाम हमने याद कर लिया, जो हमें मिला था उसके 3 नामों को हमने क्या कर लिया? याद कर लिया। अब हम अगले क्रम में क्या करेंगे? खेल खेलेंगे। तो कौन सा खेल करेंगे? जम कर फिर से, जमकर फिर से पबजी खेलो, पबजी खेलो। जमकर हमें क्या करना है? फिर से पबजी खेलना है। जमकर फिर से पबजी खेलो। अब जम फार क्या हो जाएगा? ये आपका जम फार हो जाएगा जिंक, Zn। इसको हम क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा जिंक हो जाएगा। कर, कर Cr यानी कि क्रोमियम, या क्रोमियम। और फिर फी आया यानी कि फी फार हो जाएगा आपका फेरिक यानी कि लोहा, फेरस या फेरिक। तो फी फार क्या, फिर से क्या हो जाएगा? फेरिक हो जाएगा। एस फार आपका हो जाएगा Sn यानी कि आपका टीन हो जाएगा। एस फार क्या हो जाएगा? आपका टीन हो जाएगा, Sn हो जाएगा। पबजी, पबजी को हम Pb से कर देंगे और इसे हम क्या कहते हैं? लेड। तो देखिए हमने दो चीज़ों को यहाँ पे दो पार्ट का हमने जिक्र किया। पहले पार्ट में हमने 3 नाम याद किया, लेके नाम, कासी, मंगल, आलू, लिथियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अगले क्रम में अब हमारे याद करने का जब क्रम खत्म हो गया तो हमने क्या किया? खेलना शुरू किया। और खेलने में हमने क्या खेला? पबजी खेला। और कैसा खेला? जमकर खेला। तो जमकर फिर से पबजी खेला या खेलो। जमकर फिर से हमने क्या किया? पबजी खेला। अब तो देखिए अब हमने पबजी खेल लिया। अब हम क्या करेंगे? देखिए जैसे पबजी हम खेलते हैं तो हालांकि मैं तो खेला नहीं हूं कभी, लेकिन बहुत लोगों को मैं खेलते हुए देखा हूं। कहते हैं कि अरे देखो 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 वहां जा रहा है, कौन 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 वहां आ रहा है, देखो देखो पता करो। मतलब ऐसे बड़बड़ाते रहते हैं। हालांकि मैं ये नहीं जानता कैसे मारते हैं उसको, क्या रहता है उसमें, लेकिन फिर भी मैं एक आपको ट्रिक समझाने के लिए ये लेकर के आया हूं। तो हमने पबजी खेला और पबजी में क्या होता है कि आगे कौन है उसको पता करना होता है हमें और उसको मारना होता है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि है कौन होगा आगे पता करो। तो जब हम पबजी खेलते हैं तो उसमें हम ये ढूंढते हैं कि है कौन होगा, है कौन होगा यानी कि वहां पर कौन होगा और आगे और पता करो। यानी कि वहां पर कौन है, आगे और पता करो कि आगे वहां पर कौन है, उसको हमें पता करना है। तो है कौन होगा, जैसे जो कब कोई अचानक से जैसे आ जाता है तो हम कहते हैं ना, है कौन होगा और आगे पता करो। है कौन होगा, आगे और पता करो। है कौन होगा, आगे और पता करो। है कौन होगा, आगे और पता करो। इस चीज को हम कहते हैं ना। तो है फार आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, आपका कौन फार आपका हो जाएगा कौन, Cu, कौन हो जाएगा आपका Cu यानी कि आपका हो जाएगा कापर। होगा इसमें क्या हो जाएगा आपका Hg यानी कि पारा। आगे आपका हो जाएगा Ag का मतलब क्या हो जाएगा आपका सिल्वर। और इसके बाद और यानी कि Au
यह क्या हो जाएगा आपका गोल्ड यानी कि सोना, गोल्ड ही लिख देते हैं इसको। और पता करो यानी कि पता करो, पीटी यानी प्लेटिनम, पीटी फॉर क्या हो जाएगा आपका प्लेटिनम। तो इस तरह से हम ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। देखिए इसमें जो लिथियम है, लिथियम की अभिक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है और जो प्लेटिनम होती है उसकी अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती है इतने सारे तत्वों में। यानी कि इसको हम किस क्रम में लिखे हैं, घटते क्रम में, घटते क्रम में, किसके, अभिक्रियाशीलता के। क्या है, अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है, इसे ही हम कहते हैं सक्रिय श्रेणी। अब देखिए इसको याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाया, उस ट्रिक को आइए एक बार हम और समझा देते हैं कि देखिए हमको 3 नाम याद करना है, लेके नाम, काशी, मंगल, आलू, ये 3 नाम हमको याद करना है, काशी, मंगल, आलू। तो ले के नाम, ले फॉर लिथियम, के फॉर कैल्शियम, नाम फॉर क्या हो जाएगा आपका Na, और काशी से आपका हो जाएगा के, और मंगल से आपका हो जाएगा Mg, आलू से आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो ले के नाम, काशी, मंगल, आलू। अब जो चीज़ हमें याद करने को दी गई थी उस चीज़ को हमने याद कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जब हम याद कर लेते हैं हमारा दिमाग काफ़ी अपसेट हो जाता है, तो हम खेलने का हमारा इच्छा करता है, हम खेलेंगे। और आजकल के लड़के ग्राउंड में तो खेलते नहीं हैं, कहाँ खेलते हैं, मोबाइल में। मोबाइल में खेलेंगे तो क्या स्वास्थ्य आपका सही होगा, क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पर तो बुरा ही प्रभाव पड़ेगा। तो आजकल के लड़के कहाँ खेलते हैं, मोबाइल में खेलते हैं। अब मोबाइल में क्या खेलते हैं, आजकल का बहुत चर्चित सा गेम है जो कि आपका पबजी होता है। तो जमकर फिर से पबजी खेलो, यानी याद करने के बाद आपको जमकर फिर से क्या करना है, आप पबजी आपने खेला तो जमकर यानी जिंक, कर फॉर क्रोमियम, फिर फार आपका Fe हो जाएगा, से फार आपका Sn यानी कि टीन हो जाएगा, और पबजी खेलो Pb यानी कि लेड हो जाएगा। अब देखिए पबजी में होता क्या है कि वहाँ पे हम पता करते हैं कि आगे कौन है, उसे हमें मारना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हैं कौन होगा, हैं कौन होगा, आगे और पता करो, है कौन होगा, आगे और पता करो। है फॉर हाइड्रोजन, कौन फॉर कौन, Ku, Cu, सॉरी के फार क्या हो जाएगा, कौन फार क्या हो जाएगा, Cu यानी कि कॉपर, और होगा फार Hg यानी कि पारा, आगे फार Ag यानी कि सिल्वर, और आपका और फार Au यानी कि गोल्ड, और पता करो यानी कि आपका हो जाएगा प्लेटिनम। देखिए इस ट्रिक को अगर आप 2-4 बार रिवाइज कर देंगे, आप सबसे पहले इस चीज़ को याद कर लेंगे, इस चीज़ को याद कर लेंगे, और इस चीज़ को लिखने के पश्चात आप बारी बारी से उसका नामकरण करेंगे। 2-4 बार जब प्रैक्टिस कर देंगे तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में क्या होगी, छप जाएगी। तो प्यारे बच्चों, एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर है कि ये ट्रिक जो हमने आपको समझाया है, जो यह ट्रिक हमने बनाया है, वह ट्रिक आपको कैसा लगा, और इस ट्रिक के माध्यम से आपको कैसा समझ में आया, इस चीज़ को, अपनी भावनाओं को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि इनके पीछे जो मैं मेहनत किया हूं उसका हमें पता चले कि आप सबको इसका फायदा मिल रहा है कि नहीं, ताकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपको बराबर देता रहूं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।